नाज़रीन आदाब, खबर खास के एक और एपिसोड के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं मैं हिना जुबैर। आज हम बात करेंगे रोहिंग्या तारकीन वतन की। जी हां, आपको बताएं कि 7 रोहिंग्या तारकीन वतन को म्यांमार के हवाले कर दिया गया। स्लेचर जेल में 7 2012 से बंद थे और जुमेरात को उन्हें स्लेचर से मणिपुर भेजा गया, जहां से आज उन्हें म्यांमार के हवाले कर दिया गया। इस बीच डिपोर्ट करने के खिलाफ दाखिल की गई उनकी अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया। आपको बताएं कि इन 7 को जुलाई 2012 में फॉरेनर एक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जराये के मुताबिक म्यांमार की हुकूमत ने इनकी कौमियत की तौसीक कर दी थी और बस इसी के बाद इन्हें डिपोर्ट करने का ये अमल शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि आज अपना मौक़िफ़ रखते हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि रोहिंग्या को तहफ़्फ़ुज़ देना अदालत की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि म्यांमार में बदतरीन किस्म की नस्ल कुशी हो चुकी है, जिसमें 10,000 से ज्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा यानी UN ने भी 7 रोहिंग्या तारकीन वतन को डिपोर्ट करने के हिंदुस्तान के फैसले की तनकीद की है। अगस्त 2017 में हिंदुस्तान ने 40,000 रोहिंग्या तारकीन वतन को डिपोर्ट करने की बात कही थी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी चल रही है। और नाज़रीन, हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए आपका उनसे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से राकेश त्रिपाठी जी, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के। साथ ही साथ हमारे साथ हैं हैदराबाद से इलियास शम्सी साहब, जो कि समाजी कारकुन हैं। और दिल्ली से हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं प्रज्ञा भूषण, जो कि वकील हैं। तीनों मेहमानों का हम बहुत बहुत यहाँ पर इस्तकबाल करना चाहेंगे, वेलकम करना चाहेंगे। और सबसे पहले प्रज्ञा जी, आपसे शुरू करना चाहेंगे क्योंकि आप इस मामले की जानकार हैं। जिस तरह से इन 7 को डिपोर्ट किया गया है, एक्चुअल टेक्निकल चीजें क्या हैं इसमें? जी, इसमें है ना, सबसे पहले तो कि ये जो 7 लोग हैं ये इन्फिल्ट्रेट होके गैर कानूनी ढंग से भारत में आए थे जी, और भारत में आने के बाद 2012 से ये जेल में हैं और जो जेल टर्म है वो कर रहे हैं इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के तहत। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो UN चार्टर की बात जो प्रशांत भूषण जी कर रहे थे कि UN चार्टर जो है इसमें फॉलो नहीं हो रहा है और उसके अगेंस्ट आ रही है इंडियन गवर्नमेंट, तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि पहले म्यांमार की जो गवर्नमेंट है उससे बात हुई है। म्यांमार की जो गवर्नमेंट है उनको आइडेंटिटी दे रही है, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दे रही है और उन्होंने माना है कि ये सिटीजन्स है म्यांमार के। तो म्यांमार अगर अपने सिटीजन्स को वापस ले रहा है तो ये वहां की गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो उनकी सुरक्षा का और उनका ख्याल रखें। और भारतीय गवर्नमेंट है वो पूरे रूल्स के तहत इनको वापस भेज रही है। दूसरी बात, जो अभी UN हेड भारत आए हुए थे एंटोनियो गुटरेस जी, उन्होंने भी ये बात कही थी अपने भारत के दौरे में कि जो भारतीय गवर्नमेंट है वो अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करे और वो म्यांमार गवर्नमेंट को समझाए कि वो अपने जो उनके लोग हैं, उनके जो लोग रिफ्यूजीज बन के इंडिया में रह रहे हैं, जी। वो उनके लिए इस तरह का माहौल क्रिएट करे कि ये लोग जो है वापस अपने देश जा सकें। तो एंटोनियो गुटरेस ने भी कभी ये नहीं कहा कि भारत ही उनका संरक्षण करे हमेशा। उन्होंने उल्टा ये कहा कि भारत म्यांमार को समझाए कि वहां पे ऐसा माहौल हो कि ये रोहिंग्यास जो हैं ये वापस अपने देश जा सकें जी। और उसी के तहत ये पहला जो स्टेप लिया गया है उसी के तहत लिया गया है जी। राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से। राकेश जी, हमने देखा कि बीजेपी का जो स्टैंड रहा है वो काफी मजबूत रहा है। अब इन 7 को डिपोर्ट कर दिया गया है। टेक्निकल चीज का मैं बार बार इस्तेमाल कर रही हूं ताकि ये चीज आपको समझ में आ सके, हमारे नाजरीन को भी। डिपोर्ट किया गया है, बाकी आगे भी क्या ये कार्रवाई जारी रहेगी? देखिए, मैं मानता हूं कि ये बहुत अपने आप में ऐतिहासिक बात है और आज जो तमाम ऐसे तत्व थे जो मानवाधिकारों के नाम पर तमाम ऐसे लोगों को भारत की धरती पर शरण देने के पक्ष में थे, जिनसे भारत की अखंडता और सुरक्षा को खतरा है, आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक करारा तमाचा लगाया है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था पहले ही कि हम 3D फॉर्मूला के तहत चलेंगे ऐसे मामलों में,
हम ऐसे सभी लोगों को डिटेक्ट करेंगे, ऐसे लोगों के नाम डिलीट करेंगे भारत से और इनको डिपोर्ट करेंगे जहां से ये आए हैं। ये शरणार्थी नहीं है, ये स्पष्ट समझना चाहिए। ये घुसपैठिए हैं जो भारत की बिना अनुमति से भारत की भूमि पर आ गए हैं और भारत के संसाधनों का उपयोग करके भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे लोगों को भारत बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। भारत एक बड़ी आबादी का देश है। भारत में जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो भारत के निवासियों के लिए है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी आएगा अनैतिक तरीके से और भारत में प्रवेश कर ले और भारत के संसाधनों पर वो आकर के कब्जा करना शुरू करे, भारत के संसाधनों का उपभोग करना शुरू करे। ये भारत की सरकार बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकती है। हमने म्यांमार सरकार के साथ बातचीत की, उनके नागरिकों की उनको पहचान सौंपी और म्यांमार सरकार ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये हमारे नागरिक है और उनको हमने आज डिपोर्ट करने का काम किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के ही कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ऐसे लोगों की वकालत करने का काम करते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट को बहुत बधाई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्पष्ट कर दिया कि भारत की धरती पर भारत के विरुद्ध आकर के कोई षड्यंत्र रचने का काम करे, भारत के संसाधनों को उपभोग करने का काम करे, इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विदेशी अधिकारी, विदेशी नागरिक हमने जानना चाहेंगे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्या इसी तरह से आगे की कार्रवाई भी की जाती रहेगी? इसी तरह से जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल शुरुआत है। हाँ। हम सभी लोगों को आइडेंटिफाई, लगभग 14,000 से ज्यादा संख्या तो आइडेंटिफाइड है और एक मोटे अनुमान के आधार पर गृह मंत्रालय इस बात को स्वीकार करता है कि 40,000 से ज्यादा संख्या है रोहिंग्यास की जो अलग अलग राज्यों में जाकर के बसे हुए हैं। इन सबको आइडेंटिफाई करके और इलियास शमसी साहब जो कि सामाजिक कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार रोहिंग्या के लिए काम करते रहे हैं। हैदराबाद में काफी काम इन्होंने किया है। इनसे हम जमीनी हकीकत भी जानना चाहेंगे। इलियास साहब, बहुत सारी चीजें आपने सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, अभी त्रिपाठी साहब जो बात कर रहे थे, त्रिपाठी साहब बार बार भारत का नाम ले रहे थे। मैं ये समझता हूं कि भारत का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी भारतीयों को शर्मिंदा करने का काम कर रही है। मैं यहाँ पे आपको फैक्ट एंड फिगर्स देता हूं। भारत की आजादी के बाद से, पार्टीशन के बाद से अगर आप ले लें तो तिब्बत की मिसाल ले लीजिए कि तकरीबन तिब्बत के 1 लाख शरणार्थी इंडिया के अंदर बसे हुए हैं। अगर आप बांग्लादेशी रेफ्यूजी ले लीजिए, आप श्रीलंका का ले लीजिए कि ब्लैक जुलाई राइट्स यानी जिसे सीरियन सिविल वॉर भी कहा जाता है, जो 1983 से लेके 1987 तक मुस्तकिल चलते रही, जिसमें 1,34,000 लोग भारत में आए और तमिलनाडु के अंदर तकरीबन 60,000 आज भी रेफ्यूजी बसे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर आज कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का मसला ये लोग पैदा कर रहे हैं, ऐसा कौन सा टेररिज्म का मसला, कौन सा ISIS का मसला, ये लोग जो है ऐसे कौन से टेरर अटैक्स के अंदर कौन सी ऐसी एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं। भारत पूरे एशिया से, मैं आपको बता रहा हूं कि भारत हमेशा से मजबूर, परेशान। आपके पास आएंगे, आपसे जवाब चाहेंगे, पहले सुन ले बात। जी देखिए, भारत हमेशा मजबूर और परेशान लोगों को मदद करने की एक मिसाल रखता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर एक नई रिवायत यहां से शुरू कर दी और यह बताया कि हम जो बेहतरीन मेहमान नवाजी, हम मजबूर और परेशान लोगों की जो मदद करने का आजादी से बाद से लेकर अभी तक रिकॉर्ड रखते थे, उस रिकॉर्ड को इन्होंने तहस नहस कर दिया और यह साबित करने की कोशिश की कि यह एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लिए काम करने वाले लोग, यानी आपकी नजर में ये जो आज हुआ है, जिस तरह से 7 लोगों को डिपोर्ट किया गया, ये गलत है? आपकी नजर में ये गलत है? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। पार्टीशन के बाद से लेकर तिब्बत है, श्रीलंका के है, ऐसे कई रेफ्यूजीज बसे हुए हैं अभी भी। मैं उनके साथ कोई मामला नहीं है। मैं ठीक है प्रज्ञा भूषण जी, आपसे इसका जवाब चाहेंगे, आप कुछ कहना चाह रही थी। देखिए, बिल्कुल है ना, जो अभी बात कह रहे थे कि दूसरे शरणार्थियों से मुकाबला नहीं किया जा रहा है रोहिंग्यास का, तो एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि रोहिंग्यास जो है भारत में शरणार्थी नहीं है। जैसा कि अभी त्रिपाठी जी भी कह रहे थे, रोहिंग्यास इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं और ये बात आज की सरकार नहीं कह रही है, क्योंकि आज भी जिन 7 लोगों को डिपोर्ट किया गया है वो 2012 से जेल में थे इलीगली इन्फिल्ट्रेट करने के मुद्दे में। यानी कि वो घुसपैठिए जो थे ये पिछली सरकार ने डिक्लेयर किया था, आज की सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया। बिल्कुल गैर कानूनी घुसपैठिए थे, तो इसमें सरकारों का मतभेद नहीं है। ये भारत देश की सरकारों ने, चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे आज की सरकार हो, दोनों ने यही कहा कि ये भारत देश में इलीगल घुसपैठिए हैं। और दूसरी चीज, जो भारत सरकार है उसने ऑन ओथ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात एडमिट की है कि ये जो रोहिंग्यास हैं इनके टेरर लिंक्स पाए गए हैं
और सिर्फ भारत नहीं बांग्लादेश से भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं कि इनके टेरर लिंक्स पाए गए हैं, और हो सकता है अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ISIS के जैसे जो संगठन है उनका हमारे देश में अंदर तक घुस जाने का खतरा भी हो सकता है। राकेश त्रिपाठी जी, भारत की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं कुछ इल्लीगल घुसपैठियों को बचाने के लिए। चाहे वो आसाम की बात हो या फिर बांग्लादेश की बात हो, कहीं की भी बात हो, लगातार ये बात हो रही है। टाइमिंग काफी मायने रख रही है। 2019 सामने है, बिल्कुल, अभी क्यों? बिल्कुल, ये लाजमी बात है। राकेश जी पहले आपसे जवाब चाहेंगे, इलियासा फिर आपके पास आएंगे। चलिए राकेश जी। देखिए, एक बात तक पृष्ठभूमि समझ लेने की जरूरत है कि ये रोहिंग्यास कहां से आए हैं और किन परिस्थितियों में भारत आए हैं। म्यांमार के राखिन प्रांत में, जिसको अराकान प्रांत भी कहते हैं, वहां पर रोहिंग्यास ने जिस तरह की हिंसा की है और उसके बाद म्यांमार की सेना ने वहां प्रभावी कार्रवाई की है। सेना की कार्रवाई के बाद ये बिल्कुल आतताइयों की भूमिका में वहां थे। ये भाग करके अपनी जान बचाने के लिए इलीगल तरीके से भारत की सीमा के अंतर्गत प्रवेश कर गए हैं। राकेश जी जो रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक बस्तियां रोहिंग्या की जलाई गई, नस्लकुशी रोहिंग्या की गई, तमाम चीजें रोहिंग्या की हुई, जान बचाने के लिए ये भागे हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। म्यांमार नहीं, आप म्यांमार की जो आधिकारिक जो जानकारी है, म्यांमार की जानकारी जो UN के सामने भी रखी गई है, आप उसको अगर देखेंगे तो आपको इस पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि रोहिंग्यास का किस प्रकार का व्यवहार म्यांमार में था और किन कारण से उनको म्यांमार छोड़ करके अलग अलग देशों में जाकर के इस तरह से इलीगल तरीके से जाना पड़ा है। भारत सरकार के पास भी संदर्भ इस बारे में बिल्कुल पर्याप्त सूचनाएं हैं कि इन रोहिंग्यास से भारत की सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है, और इसलिए कोई भी इलीगल तरीके से अगर घुसपैठिया होगा तो उस घुसपैठिए की तुलना शरणार्थी से नहीं हो सकती है। शरणार्थी हमारे आप पास सरकार की अनुमति से, सहमति से आएगा। घुसपैठिया बिना अनुमति, बिना सहमति के चुपचाप इलीगल तरीके से आएगा, और ऐसे घुसपैठियों को डिटेक्ट करना और उनको डिलीट करना, डिपोर्ट करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। इलियास शम्सी साहब, क्या आप इसमें सियासत देखते हैं, पॉलिटिक्स देखते हैं? एस्टेब्लिश भी कर दिया। देखिए मैं यहां पे ये बात आपको नोट करवा दूं कि तकरीबन 16,000 लोगों को UN एजेंसीज ने बाज़ाब्ता उनके कार्ड बनाए हैं। तो आप जो है ये 16,000 लोग, और टोटल अगर क्वांटिटी दे, टोटल नंबर्स अगर आप देखें तो 40,000 लोग हैं। तो UN ने 16,000 लोगों को कार्ड दिया, मां बाकी को नहीं दिया। और आप जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाई इलीगल आ गए, इलीगल आ गए, अगर किसी की जान पे आती है तो वो इलीगल ही आएगा, जिसे जहां जगह मिलेगी आएगा। UN की जिम्मेदारी है कि उसे रिकॉग्नाइज करे, और बाज़ाब्ता UN ने कार्ड दिया है। इंडिया भर के कई स्टेट्स के अंदर उनके अपने कैंप्स चल रहे हैं, बाज़ाब्ता एजेंसीज उसे देख रही है। तो बार बार ये कहना कि इलीगल इलीगल, देखिए जब किसी की जान पे आती है तो वहां बात लीगल और इलीगल की नहीं होती है, जान बचाने की होती है। मैं एक छोटी मिसाल आपको देता हूं। इलियास जी, अगर उनका देश उनको आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, उनको सिटीजनशिप के औहदे के साथ वापस लेने को तैयार है, तो हम भारत की अर्थव्यवस्था पे ही हमेशा दबाव क्यों बना के रखें? देखिए अगर उनका देश ही ले रहा है, उनका देश डिक्लेयर कर रहा है, उनके एम्बेसी ऑफ म्यांमार मान रही है कि हम इनको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स के साथ वापस ले रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहां है? सुनिए, देखिए यहां पे मसला यह है कि अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि भाई वो उनका देश उन्हें कबूल नहीं कर रहा है। अराकीन के अंदर जो है, जहां पे ये फसाद हुआ है, वहां पे 10,000 लोग मारे गए। उनका झगड़ा क्या था? वहां पे झगड़ा तो आइडेंटिटी का था कि म्यांमार मानता नहीं है उन्हें अपने सिटीजन्स। जैसा आसाम के अंदर बीजेपी बार बार उठाती है कि आसाम के अंदर लेकिन ये जो साथ हम देख रहे हैं, सारी तो आइडेंटिटी मान रहा है और रिकॉर्ड मान रहा है, उसके बाद ही तो भेजा जा रहा है। जी प्रज्ञा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इन सात को तो माना गया। हाँ, देखिए 7 को जो माना गया, यहां पे उनके मानने नहीं मानने की बात नहीं है। यहां पे मानने की बात है कि उनकी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ये 7 लोग वहां जाने के बाद अगर मारे जाते हैं तो ये भारत देश के ऊपर धब्बा होगा। उनका देश लेगा जो उनको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स के साथ इंटरनेशनल फोरम पे अपने सिटीजन्स को वापस ले रहा है। हर किसी की जिम्मेवारी भारत जो नहीं ले सकता ना। अपनी जान बचाने के सारी लिए, दुनिया अगर भारत में आगे बढ़ जाएगी तो भारत कहां जाएगा? मैडम देखिए, एक बात याद रखिए, चाकमा और हेजोंग रेफ्यूजीज की मैं आपको मिसाल देता हूं। आइडेंटिटी इंटरनेशनल फोरम पे तो ऑब्वियसली उनकी जान बचाने की जिम्मेवारी भी उस देश की सरकार की होगी। मेरी बात सुनिए, 2011 सेंसस के हिसाब से चाकमा के जो रेफ्यूजीज थे 47,471, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर बसे हुए, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि उनकी जान की हिफाजत नहीं हो सकती, लिहाजा उन्हें सिटीजनशिप दी जाए। और यही भाजपा गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर उन्हें सिटीजनशिप देने की बात आगे की।
तो जान की हिफाजत की बात हो रही है यहां पर कि उनकी जान खतरे में थी, 10,000 लोग मारे गए। आज आप 7 लोगों को मिसाल दे रहे हैं। कल के दिन अगर ये 40,000 को वापस ले रहा है विद प्रॉपर एश्योरेंस, तो फिर हम क्यों ना दें उनके देश को वापस? देखिए, प्रॉपर एश्योरेंस की गारंटी क्या यूएन ने ली है? सीधा इसी इशू पे वापस आ जाइए। नहीं, पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। अरे भाई देखिए, जो हो रही है गारंटी तो आपकी और हमारी भी नहीं है इलियास साहब। के संदर्भ में इस प्रकार की सूचनाएं हैं। आप त्रिपाठी जी, मुझे आप एक सिंगल इंसिडेंट बता दीजिए कि ये लोगों ने भारत की जनता के साथ कोई गलत काम किया है। एक सिंगल इंसिडेंट बता दीजिए आप। अरे ये लोग जब से आए 2012 से जेल में थे। अगर इन्होंने कौन सा भारत की सुरक्षा पे हमला कर दिया? जो लोग जेल में थे वो लोग जेल में नहीं होते तो जेल में नहीं नहीं, अलग अलग आपराधिक आतंकी घटनाओं में भारत में लोग हथियार के साथ आए या फिर हथियार के साथ पकड़े गए? आप क्या बात कर रहे हैं? प्रज्ञा भूषण जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, प्रज्ञा भूषण जी आपसे हम ये जानना चाहेंगे किस तरह से खतरा जो है वो महसूस किया जा रहा है, और अब जो ये अचानक ये बात उठी है कि 40,000 के करीब इस तरह से लोग हैं यहाँ पर। प्रज्ञा जी। बिल्कुल हिना, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन ओथ सुप्रीम कोर्ट के आगे ये कहा है कि इनके टेरर लिंक्स मिले हैं और ये गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। दूसरी चीज, ये सिर्फ भारत की सरकार की ही नहीं, जो अभी इलियास साहब कह रहे थे कि बीजेपी गवर्नमेंट आई इसलिए ऐसा हो रहा है, ऑल्दो कांग्रेस गवर्नमेंट में ये लोग जेल में गए थे, बट जो हमारी पड़ोसी देश बांग्लादेश की सरकार है उनकी तरफ से भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं जिन्होंने कहा है कि रोहिंग्यास के टेरर लिंक्स हैं और उनके देश को भी टेरर का खतरा है रोहिंग्यास के रहने से। तो हम अगर ऐसा कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं तो हम अपने सारे 125 करोड़ देशवासियों के लिए एक खतरा क्यों क्रिएट करें? इलियास शम्सी साहब सीधे हम आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार काम करते रहे हैं। आपके बारे में ये कहा जाता रहा है कि आपने बहुत करीब से देखा। पहले भी हमने आपसे पूछा था किस तरह की मुश्किलों का ये लोग सामना कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं रात दिन कैंप्स में जाता हूं, वहां पर देखता हूं, आज तक उनके कई ऐसे सर्जरीज है, उनके किडनीज का उन्हें प्रॉब्लम है। अभी एक हफ्ते पुरानी मैं आपको हैदराबाद के कैंप्स की बता रहा हूं, जो झोपड़पट्टी में वो लोग रहते हैं, वहां पे टाइफाइड की फिजा फैल गई थी। उनके खाने का प्रॉब्लम है, तो वो लोग हथियार क्या उठाएंगे, क्या टेरर का प्रॉब्लम करेंगे? कचरा चुन के अपनी जिंदगी गुजारते हैं हैदराबाद के अंदर। रात के औकात में ये रोहिंग्या के बच्चे हैदराबाद के अंदर कचरा चुनते हैं और अपनी जिंदगी गुजारते हैं। तो ये लोग देश के लिए क्या नुकसान पहुंचाएंगे? ये मजबूर लोग हैं, परेशान लोग हैं, और ये भारत की ये बहुत बड़ा हाथ था कि भारत ने हमेशा मजबूर और परेशान लोगों का साथ दिया। ये टेरर की आप बता रहे हैं कि भाई इनपुट्स आए, आप कोर्ट के सामने सबूत पेश कीजिए ना। आप स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, इनपुट्स की बात करते हैं, आप सबूत क्यों नहीं देते हैं? आप एक दो लोग देखिए, मैं इस बात बिल्कुल सबूत इलियास साहब सीधे जानना चाहेंगे, इलियास साहब सीधे तौर पर अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहेंगे कि आप अब सरकार से क्या कुछ चाहते हैं? किया जा सकता है जस्ट टू सैटिस्फाई यू और मी। नो मैडम, यू आर रॉन्ग। You're wrong, आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए भारत की जो रिवायत रही है, भारत में तिब्बत के लोग, श्रीलंका के सिविल वॉर के लोग भी आज रह रहे हैं। क्या उनसे आपको डर नहीं लग रहा है? राजीव गांधी की जो मौत हुई है, आप क्या समझते हैं उसे? क्या राजीव गांधी की मौत नहीं हुई है श्रीलंका सिविल वॉर के बाद आने के बाद? क्या उन्हें भी निकाल कर वापस भेज दिया गया? आज आप मोदी गवर्नमेंट आके बोलती है उनसे खतरा है। आप कंपेयर करके देखिए। राकेश जी सीधे तौर पे आपसे जवाब चाहेंगे। 1,34,000 लोग यहाँ पे हैं। लगातार हुकूमत के ऊपर सवाल उठ रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने जेल में डाला था। देखिए, इलियास शम्सी साहब बार बार भारत की रवायत की बात कर रहे हैं। जी सुन रहा हूं, बोलिए। हाँ, ये बात सही है कि भारत की रवायत, भारत की उदारता, भारत की सहिष्णुता रही है। भारत ने कभी भी आक्रमणकारी मुल्क के रूप में अपनी पहचान नहीं रखी है, लेकिन भारत की उदारता का मतलब आप कायरता न समझे। भारत के अंदर जिस प्रकार से आप गलत बात कर रहे हैं, डेमोग्राफी चेंज की है, उसका परिणाम रहा है कि आज भारत के अलग अलग कई टुकड़े होते गए, भारत की सीमाएं
सिकुड़ती गई, भारत की सीमाएं कम होती गई। किसी भी संप्रभु राष्ट्र को यह अधिकार है कि वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करे, अपने नागरिकों की रक्षा करे। यह सरकार का दायित्व है, यह उस देश का दायित्व है और भारत अपने इस दायित्व का निर्वहन कर रहा है। भारत का दायित्व भारत के नागरिकों के प्रति है। भारत के नागरिकों को अगर किसी भी प्रकार से खतरा उत्पन्न होने के संदर्भ में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो भारत सरकार को प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए और भारत सरकार वो कार्रवाई कर रही है। रोहिंग्यास के संदर्भ में भारत सरकार को सूचनाएं हैं, उनके तमाम टेरर लिंक हैं, उनके यहां रहने से निकट भविष्य में बड़े खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ सकती है और इससे और खतरे उत्पन्न होंगे। इस नाते ऐसी स्थिति में हमको इस समय ही समस्या का समाधान करना चाहिए। भारत सरकार ने जो काम प्रज्ञा भूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार ये बात हो रही है कि ये घुसपैठिए हैं, हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ गए हैं, तो इन तमाम चीजों को हल करने के लिए आगे के लिए क्या कुछ, क्योंकि 40,000 की बात हो रही है, एक दो की बात नहीं है। बिल्कुल हिना, यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी कि जबरदस्ती तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी नहीं भेजना चाहिए और सीधा उन हालात में भी नहीं भेजना चाहिए, लेकिन इस तरह की हम म्यांमार से बात कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि जिसका देश है वो अपने देश में रहे, वहां पे उनके लिए इस तरह की हैबिटेबल कंडीशंस हों कि वो वहां रह पाए और म्यांमार इन लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे और अपनी सुरक्षा की भी पूरी तैयारी रखे, ताकि अगर म्यांमार को ये लगता है कि उनके ये कुछ सिटीजन्स जो हैं उनकी ही अगर मिलिट्री पे या फोर्सेस पे अटैक कर सकते हैं तो ये म्यांमार को ख्याल रखना होगा। हो सकता है वो एक साथ इन लोगों को ना रखें, अलग अलग ग्रुप्स में रखें ताकि वो अटैकिंग पोजीशन में ही ना हो, अगर म्यांमार को ऐसा लगता है तो। लेकिन जस्ट बिकॉज उनके कुछ सिटीजन्स उग्र रूप ले चुके हैं इसलिए वो हमारे देश में घुस आए, ये कोई सेंस नहीं बनती है। म्यांमार की लायबिलिटी है, म्यांमार को निभानी चाहिए, उनका भी स्टैंड होना चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, बजाय इसके कि फॉरएवर हमेशा के लिए हिंदुस्तान उनका बर्डन उठाता रहे। अच्छा, लेकिन जिस तरह से आज प्रशांत भूषण ने कहा है कोर्ट में साफ तौर पर वो, और यही बात एंटोनियो गुटेरेस, जी, जिस तरह से प्रशांत भूषण ने कहा कि वहां पर जो तहफ्फुज देना, जो सिक्योरिटी देना है, वो अदालत की जिम्मेदारी होती है, जिस पर अदालत ने यह भी कहा था कि हमें हमारा काम मत बताइए अगर मैं गलत नहीं हूं तो। साफ तौर पे अदालत का रुख जो है वो आज बहुत सख्त नजर आया था। बिल्कुल, देखिए अगर हम बेसिक चलें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत के नागरिकों के लिए बना है और अदालत की भी अगर पहली जिम्मेदारी होगी, प्रशांत भूषण के हिसाब से भी अगर लेके चले तो पहली जिम्मेदारी भारत के नागरिकों को सुरक्षा देने की होगी, बिल्कुल ना कि जो बाहर से घुसपैठिए आए हैं उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अपने ही देश के नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल दें। तो इसलिए हमारी अदालत ने साफ साफ कह दिया कि प्रशांत भूषण ना समझाएं कि अदालत की क्या जिम्मेदारी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अदालत बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि उनकी क्या जिम्मेदारी है देश और उसके नागरिकों के प्रति। जी, अरे चलिए, इलियास शम्सी साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इलियास शम्सी साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ आखिर में। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात नोट करवा देता हूँ कि इंडिया अपने एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा है। ये कंट्रीज छोटे छोटे कंट्रीज है। म्यांमार छोटा भाई है तो भारत बड़ा भाई है। तो बड़े भाई का जो काम होता है, छोटे भाई की अगर परेशानी में है तो उसकी मदद करता है। तो इंडिया को चाहिए कि बार बार ये कहना छोड़ दे कि ये घुसपैठिए, जब यूएन उन्हें अपने तौर पर कार्ड दे रहा है, उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहा है, यूएन ने एक जिम्मेदारी ली है, तो ये घुसपैठिए का बहाना बनाकर उन्हें हरासमेंट करना छोड़े, बड़े भाई का रोल अदा करे, उनकी मदद करे। वो परेशानी के आलम में 10,000 लोग मारे गए, 1-2 लोग मारे नहीं गए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपने बार बार इंटीग्रेशन कहने का वो नाम पे, टेरर के नाम पे कहना कि हमें इनपुट है। अरे भाई, आप सबूत नहीं चाहिए, इनपुट के नाम पर। जी, तो इलियास साहब यहाँ पर ये चाहते हैं कि इंसानियत के नाम पर इन रोहिंग्या मुसलमानों के साथ कुछ अच्छा किया जाए। प्रज्ञा भूषण जी, आखिर में आपसे ही जानना चाहेंगे, इंसानियत की बात आ रही है और नस्लकुशी की बात आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है कि हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी है, हिंदुस्तान की जो अपने नागरिकों के लिए अपने जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत सबसे पहले है। तो आज जिस तरह से इन 7 को डिपोर्ट किया गया है, आगे भी इसी तरह से वहां की गवर्नमेंट के साथ मिलकर यह काम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, तरीका सही यही होगा कि भारत की जो सरकार है
वो म्यांमार की सरकार से बैठ के बातचीत करे और एक जो मिडिल का रास्ता है, एक बीच का रास्ता निकाला जाए कि इन रोहिंग्यास की भी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए, इनको उनके देश भेजा जाए, लेकिन ये एश्योरेंस के साथ कि म्यांमार की गवर्नमेंट उनका ख्याल रखेगी और उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगी। हिंदुस्तान काफी अहम रोल निभा सकता है इन तमाम चीजों को हल करने के लिए। हम अपने तीनों खास मेहमानों का, राकेश त्रिपाठी जी आपका, प्रज्ञा भूषण जी आपका और इलियास शम्सी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपके कीमती वक्त के लिए। और हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।